हेलो एवरीवन, दिस इज़ योगेश और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल A1 क्लासेस विद योगेश पर। आप सभी को पता है हमने स्टार्ट कर रखी है CDP की सीरीज़ और आज हमारा ये 4th लेक्चर है। जो लास्ट हमारा लेक्चर रहा है उसके अंदर हमने बात की थी सोशलाइजेशन, समाजीकरण, वो चैप्टर हमने स्टार्ट किया और उसके अंदर टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन 5 उसके टाइप्स थे। उसके बाद हमने यूरी ब्राउन-फेरेनर की थ्योरी पढ़ी जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है और आज हम 2 थ्योरीज़ पढ़ेंगे। मेनली 2 थ्योरीज़ हैं, कुछ छोटी छोटी 2 थ्योरी और हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन जो मेन है वो हमारे एक सिगमंड फ्राइड की थ्योरी है और एक एरिक्सन की थ्योरी है जहाँ से एचटेट के अंदर प्रमुखता से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, स्टार्ट करें। सिगमंड फ्राइड, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने एक थ्योरी दी जिसको बोला जाता है पर्सनैलिटी थ्योरी। बहुत सारे नाम हैं इनकी थ्योरी के। ठीक है, एक तो इसका नाम ये है पर्सनैलिटी थ्योरी और इसको बोला जाता है साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी। एक इसका ये नाम है। ठीक है, इसको पर्सनैलिटी थ्योरी, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी, इन नामों से जाना जाता है। अब बात आती है कि सिगमंड फ्राइड ने बताया क्या है। यहाँ से पिछले स्टेट के अंदर क्वेश्चन आया था साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी इज गिवन बाय, तो इसका आंसर है जी सिगमंड फ्राइड। इन्होंने क्या बताया कि जो ह्यूमन का बिहेवियर होता है, कोई भी आदमी जो बिहेवियर करता है वो बेस्ड होता है उसके अनकॉन्शियस माइंड के ऊपर। इनकी मैं बात करूँ अब, अनकॉन्शियस माइंड क्या होता है, अचेतन दिमाग या अचेतन मन, हिंदी के अंदर आप इसको बोल सकते हैं। इन्होंने बताया कि जो ह्यूमन का बिहेवियर है वो अनकॉन्शियस माइंड और इसके थॉट्स जो होते हैं या इसकी जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ह्यूमन का बिहेवियर कैसा होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, इन्होंने क्या बताया, अनकॉन्शियस माइंड, ह्यूमन का जो बिहेवियर होता है वो डिपेंड होता है अनकॉन्शियस माइंड के ऊपर। अर्ग, उसको क्या ज़रूरत है उसके ऊपर डिपेंड होता है। उसके थॉट्स, उसकी सोच कैसी है, इन बातों पर डिपेंड होता है किसी भी व्यक्ति का बिहेवियर की बात की सिगमंड फ्राइड ने। ये इन 2 नामों से जाना जाता है इस थ्योरी को। यहाँ से क्वेश्चन आता है, दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ से बात करेंगे सिगमंड फ्राइड ने अलग अलग एज ग्रुप के अंदर स्टेजेस को बांटा, जिसके अंदर इन्होंने बताया कि किस तरह से किसी भी व्यक्ति का बिहेवियर है वो किस तरह से हम डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ ये बता देता हूँ मैं, ये हमारा अचेतन मन होता है, एक कॉन्शियस माइंड होता है, कॉन्शियस, जिसको बोला जाता है चेतन मन। चेतन मन जिसके अंदर हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। अचेतन मन जैसे हम सो रहे होते हैं, जब सोते हैं और जब सपने आते हैं तो वो अनकॉन्शियस माइंड की वजह से आते हैं, और कॉन्शियस माइंड जब हम जाग रहे होते हैं, जब हमारा जो दिमाग चलता है वो हमारा कॉन्शियस माइंड बोला जाता है। जो सिगमंड फ्राइड था इन्होंने बात की थी अनकॉन्शियस माइंड की। ठीक है जी, ये थे कॉन्शियस अनकॉन्शियस। फिर यहाँ पे बात आई, इन्होंने 3 नाम दिए, एक था इद, ईगो और सुपर ईगो। ये 3 नाम दिए इन्होंने। यहाँ से क्वेश्चन पुट आउट होता है कि ये होते क्या हैं। जो हमारा ईद है ये बेस्ड होता है अनकॉन्शियस माइंड पर, अनकॉन्शियस माइंड पर डिपेंड होता है ईद। हिंदी के अंदर भी मैं बताऊंगा ये इनका मतलब क्या होता है। और जो ईगो होता है हमारा वो डिपेंड होता है कॉन्शियस माइंड। अब बात करते हैं ईद और ईगो होता क्या है। ईदो, जो हमारा ईद है वो डिपेंड होता है जी आपकी सिर्फ प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करता है ईद।
सिर्फ व्यक्ति को खुशी मिलनी चाहिए, चाहे वो कार्य गलत है या सही है। व्यक्ति ये नहीं देखेगा कि आप गलत कार्य कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, उसको सिर्फ खुशी मिलनी चाहिए। ठीक है, खुशी कैसे मिलती है? अनकॉन्शियस माइंड से मिलती है। सिर्फ सोचता रहता है, गलत हो या सही हो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ खुशी मिलनी चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि प्लेजर प्रिंसिपल, खुशी के ऊपर कौन सा प्रिंसिपल काम करता है? तो ईद यहाँ आपका आंसर होगा। ईद है जो हमारा, वो प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करता है। चाहे वो कार्य गलत है या सही है, कोई उसका कोई ताल्लुकात नहीं है, सिर्फ खुशी मिलनी चाहिए उस व्यक्ति को काम करते समय। फिर बात आती है जी ईगो। ईगो डिपेंड होता है हमारा कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड से कैसे समझेंगे? जब व्यक्ति का सही दिमाग चल रहा होता है तो वह रियलिटी पर काम करता है। किस पे काम करता है? रियलिटी, मतलब कि सच्चाई क्या है, एट प्रेजेंट क्या है। ये तो सपनों में सोते रहते हैं, सपनों में सोचते रहते हैं, लेकिन जो ईगो है ये रियलिटी प्रिंसिपल पर काम करता है। यहाँ से क्वेश्चन आता है रियलिटी प्रिंसिपल पर कौन सा काम करता है? 3 ये दे देगा और एक नन ऑफ दीज दे देगा आपको, तो बताएंगे जी रियलिटी प्रिंसिपल पर ईगो काम करता है। सुपर ईगो की बात आती है, ये काम करता है मोलैरिटी। ये किस पे काम करता है? ये हमारा काम करता है जी नैतिक शिक्षा के ऊपर। ठीक है, नैतिक शिक्षा के ऊपर, मोरल चीज़ों के ऊपर बात करता है, मोरल प्रिंसिपल पर। अगर आपसे पूछा जाए मोरल मतलब सुपर ईगो। एज की अगर मैं बात करूं, जैसे जो बड़े लोग हो जाते हैं 50 से अबो एज के लोग होते हैं, जो वो सिर्फ क्या करते हैं, वो अपने बच्चों को भी सिखाते हैं अच्छे काम करने चाहिए, नैतिक शिक्षा, तो उनके अंदर सुपर ईगो होती है। इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं। जो ईद है वो आपकी होती है 13 to 20 साल के जो बच्चे होते हैं, जिनके जो अडोलेसेंस की एज होती है उसके अंदर होता है हमारा ईद। ठीक है, जो उनको सिर्फ खुशी मिलनी चाहिए, चाहे वो गलत है या सही है। एज होगी आपकी अडोलेसेंस वाली। ईगो के अंदर रियलिटी प्रिंसिपल काम करेंगे। आप लगा सकते हो 20 से 40 ईयर के जो व्यक्ति होते हैं वो इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। फिर हमारा सुपर ईगो। सुपर ईगो मोरल, नैतिक शिक्षा पर कौन जोर करता है? जो बड़े लोग होते हैं अबो 50 या अबो 60 ईयर, वो इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है जी, ये 3 बातें थी, ईद, ईगो और सुपर ईगो। हिंदी में इनको बोला जाता है, इसको तो ईद ही बोला जाता है, इसको अहम बोला जाता है। ठीक है, और सुपर ईगो है जो, इसको बोला जाता है परा अहम। परा अहम। ये थी कुछ बातें इस थ्योरी के बारे में। एक और बताता हूँ, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी के अंदर एक नाम आता है लिबिडो। ये क्वेश्चन आता है कि लिबिडो क्या है, तो आप बताएंगे जी ये एक एनर्जी मानी गई है सिगमंड फ्राइड के द्वारा। किस तरह की एनर्जी मानी गई है? तो ये सेक्सुअल एनर्जी मानी गई है। ठीक है, जो ये थ्योरी थी सिगमंड फ्राइड की, इसके ऊपर कई बार ऑब्जेक्शन भी उठे हैं, क्योंकि ये जो थ्योरी हमारी साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी, ये मेनली डिपेंड थी आपकी सेक्सुअल जो कंटेंट है उसके ऊपर। ठीक है, और इन्होंने बताया कि लिबिडो एक पावर होती है, एनर्जी होती है, जिससे हम व्यक्ति का बिहेवियर चेंज हो सकता है। और जो लिबिडो है ये वर्क करती है आपकी ईद पर। ईद, ये वाली ईद। ठीक है, सिर्फ प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करती है लिबिडो, मतलब एनर्जी। आगे बढ़े। अब जो 5 स्टेजेस दी हैं इन्होंने, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, उनके बारे में बात करें। कौन कौन सी 5 स्टेजेस दी हैं, एक इनके जो नाम है ये ध्यान रखेंगे कि कौन सी स्टेज किसने दी है। इस थ्योरी के नाम क्या क्या हैं? 5 स्टेज दी इन्होंने, 5 स्टेजेस, जिसके अंदर अगर स्टार्टिंग करें तो सबसे पहले आती है ओरल स्टेज। एक ट्रिक बताता हूं मैं,
ठीक है, ये किसकी ट्रिक है? ये ट्रिक है हमारी सिगमंड फ्राइड ने जो स्टेजेस दी हैं उनकी। कैसे लिखा मैंने? ये ट्रिक है ओ अमरपाल, ओ अमरपाल एलजी का टीवी लाया, इस तरह से समझेंगे। ये 4 स्टेजेस हैं। ओ से हमारा होता है जी ओरल, ए से एनल, पी से फैलिक, एल से लेटेंसी और जी से जेनिटल। ठीक है, ये 5 प्रकार की स्टेजेस दी सिगमंड फ्राइड के द्वारा। स्टार्टिंग करते हैं और सबसे पहला है जो हमारा ओरल स्टेज। ओरल स्टेज जिसको हिंदी के अंदर बोला जाता है जी मुखा अवस्था, मुख की अवस्था। इसके अंदर कितने साल के बच्चे इंक्लूड होते हैं? तो जन्म से लेकर और आपके 1.5 साल का बच्चा या फिर 2 साल तक आती है हमारी ओरल स्टेज। ठीक है, बर्थ से 1.5 साल का जो बच्चा होता है वो हमारा ओरल स्टेज के अंदर आता है। इसके अंदर बच्चा क्या करता है? इन्होंने अलग अलग कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया, अलग अलग एज ग्रुप को। जो ओरल स्टेज थी उसके अंदर इन्होंने बताया कोई भी बच्चा है उसको प्लेजर किस तरह मिलता है। 1.5 साल का बच्चा, उसको प्लेजर तब मिलता है जब उसके मुंह के अंदर कोई चीज़ होती है। उसको और संसार से कुछ लेना नहीं होता, उसको सिर्फ अपने मुंह से अपना पेट भरना होता है। उसको फीडिंग अच्छी लगती है। ठीक है, उसको मुंह के अंदर कुछ भी चूसना अच्छा लगता है, स्किंग अच्छा लगता है। तो ये आता है हमारा ओरल स्टेज। इन्होंने बताया कि 1.5 साल का जो बच्चा होता है उसके अंदर उसको प्लेजर कैसे मिलता है, उसको प्लेजर कैसे मिलता है। तो इसको याद रखेंगे कि जो भी माउथ की चीज़ें वो करता है, या तो फीडिंग है, खाना या चबाना, ठीक है, या फिर कुछ चूसना, स्किंग, इन चीज़ों से उस बच्चे को प्लेजर प्रिंसिपल है उनका जो ओरल स्टेज के अंदर उनको खुशी मिलती है। ये हमारी ओरल स्टेज थी। और लिबिडो की बात करें, लिबिडो, लिबिडो मतलब एनर्जी, किस चीज़ से उनको एनर्जी मिलती है? तो माउथ से उनको एनर्जी मिलती है। सिर्फ उनको अपने मुंह के अंदर कुछ चबाना अच्छा लगता है। सेकंड आती है हमारी एनल स्टेज। एनल स्टेज गुदा अवस्था इसको बोलते हैं। आप हिंदी के अंदर नोट करेंगे गुदा अवस्था। इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर बच्चे की टॉयलेट ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी जाती है। इसका मतलब क्या है? इसकी एज कितनी होती है? यहाँ से क्वेश्चन आता है कि एनल स्टेज की एज कितनी होती है। तो 1.5 से 3 साल का बच्चा, 1.5 से 3 साल का बच्चा आता है हमारा एनल स्टेज के अंदर। यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सिर्फ एज से पूछे जाएंगे ज़्यादातर। ठीक है, कि इस एज का बच्चा कौन सी स्टेज में आएगा अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्राइड। ठीक, टॉयलेट ट्रेनिंग का क्या मतलब है? 1.5 से जो 3 साल का बच्चा होता है उसको ये सिखाना स्टार्ट कर देते हैं कि किस तरह से सुसु पोटी करनी है। ठीक है, ये हमारा था टॉयलेट ट्रेनिंग। और जो ये एनल स्टेज के अंदर जब बच्चा आता है तो उसको इस चीज़ के अंदर मज़ा आता है। ठीक है, वो मज़ा लेता है इस चीज़ का टॉयलेट ट्रेनिंग के अंदर। थर्ड है जो हमारा वो है फैलिक स्टेज। फैलिक स्टेज। अब बात आती है फैलिक स्टेज के अंदर कितने टाइम पीरियड का बच्चा इंक्लूड होता है। तो ये हमारा है जी 3 से 6 साल का बच्चा। 3 से 6 साल का बच्चा आपका इंक्लूड होगा फैलिक स्टेज के अंदर। और इसके अंदर क्या होता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेज है, मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेज है फैलिक स्टेज। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, कोई भी बच्चा अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होता है।
ठीक है, अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होता है किस स्टेज के अंदर? फैलिक स्टेज के अंदर, जो कि हमारा 3 से 6 साल के बीच में आता है। अब यहाँ से क्वेश्चन किस तरह पूछा जाता है? एक जैसे शॉर्ट्स वगैरह देखते हैं तो उसके अंदर क्या आता है? पापा की परी आता है ना, ज़्यादातर यही आता है पापा की परी। माँ की परी आपने सुना है? शायद नहीं होगा। तो यहीं से हम रिलेट करेंगे। अगर कोई गर्ल है, यहाँ पर एक बॉय है, अगर ये गर्ल अट्रैक्ट है किसकी तरफ? फादर की तरफ, पापा की परी, ऐसे से याद रखोगे आप। बॉय होता है जो वो ज़्यादा अट्रैक्ट होता है अपनी मदर की तरफ, ज़्यादा प्यार होता है उसका अपनी मदर की तरफ। गर्ल का ज़्यादा होता है अपने फादर की तरफ। इनको क्या बोला जाता है? यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो जो हमारा गर्ल का अट्रैक्ट होना है फादर की तरफ, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, ठीक है जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। और दूसरा है जी ओडिपस कॉम्प्लेक्स, इसको बोला जाता है ओडिपस कॉम्प्लेक्स। इस चीज़ को याद रखेंगे। पिछला जो हमारा स्टेट था उसके अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगर कोई गर्ल चाइल्ड अपने फादर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड है तो उसको फैलिक स्टेज के अंदर किसके अंदर इंक्लूड किया गया है? तो उसको कहा जाता है जी इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। बॉयज़ अगर मदर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट है तो इसको बोला जाता है ओडिपस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये हमारे 3 स्टेजेज हो गई। आगे बात करते हैं। लेटेंसी स्टेज की बात करेंगे। जो ये हमारी स्टेज थी फैलिक, इसके अंदर क्या था कि अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट था कोई भी बच्चा। लेकिन जो हमारा लेटेंसी पीरियड है, फोर्थ लेटेंसी जो स्टेज है हमारी, इसके अंदर क्या होगा? 6 से 12 साल के बीच होगा ये, एक तो ये याद रखेंगे, ठीक। जो गर्ल होगी प्ले विद गर्ल, ठीक। जो बॉय होगा, लड़का होगा, प्ले विद बॉय, बॉय के साथ खेलेगा। इसका मतलब क्या है? जो हमारी 6 से लेकर 12 साल की एज होती है उसके अंदर बच्चा अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता है। वो अगर लड़का है तो वो लड़कों के साथ, लड़कों के समूह के अंदर रहना पसंद करता है, और अगर वो लड़की है तो वो लड़कियों के समूह के अंदर रहना पसंद करते हैं। ये हमारा लेटेंसी पीरियड है 6 से लेकर 12 साल। यहाँ से यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर कोई बॉयज़ अट्रैक्ट है बॉयज़ की तरफ, अगर वो आपस में वो खेलते हैं, कोई लड़का लड़कों के समूह के अंदर रहना चाहता है तो कौन सी स्टेज के अंदर आएगा? लेटेंसी के अंदर, ठीक है। 5th जो हमारा ट्रिक से हमने समझा था, वो अमरपाल LG का टीवी लाया। जी से होता हमारा जेनिटल। जेनिटल स्टेज के अंदर क्या है? इसकी जो एज होती है हमारी 13 से और आगे डेथ तक, ठीक है, 13 से डेथ तक इंक्लूड की जाती है हमारी कौन सी? जेनिटल स्टेज। और इसके अंदर क्या इंक्लूड होता है? इसके अंदर दोबारा से अट्रैक्ट टुवर्ड अपोजिट सेक्स, ठीक है। जो 13 से और आगे की उम्र होती है लगभग 45-50 तक, इस तक ये हमारे जेनिटल स्टेज आती है, जिसके अंदर आ जाती हैं जैसे लड़का व लड़की की शादी होती है, ये अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, यही हमारा जेनिटल स्टेज के अंदर आता है। ये 5 चीज़ें, जो 5 स्टेज थी, ये दी गई थी सिगमंड फ्राइड के द्वारा। इसकी थ्योरी को बोला जाता है जी पर्सनैलिटी थ्योरी भी बोला जाता है, थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। इसको साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी भी बोला जाता है। ये इनके नाम थे,
ठीक है, आप नोट कर सकते हो। और आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे जी एरिक्सन साइको सोशल डेवलपमेंट। इरेज करता हूँ मैं। सिगमंड फ्राइड की थ्योरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आपको एक बार में समझ नहीं आया हो तो दोबारा रिपीट करके पढ़ेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर ज़रूर करें। ठीक है, सब्सक्राइब करके और बेल आइकन के अंदर ऑल प्रेस करें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। बात करते हैं जी एरिक्सन। एरिक्सन्स की कौन सी थ्योरी थी, एरिक्सन ने कौन सी थ्योरी दी? तो इन्होंने दी जी साइको सेक्सुअल, हम फ्राइड वाली पढ़ चुके हैं। सोशल डेवलपमेंट थ्योरी या प्रिंसिपल आप इसको बोल सकते हैं। याद कैसे रखेंगे? एरिक्सन के अंदर आया है जी सन। ठीक है, सन को कोई भी पेरेंट्स क्या सिखाएगा? सामाजिक बातें सिखाएगा। तो सोशल से याद रखेंगे सन और सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। ठीक है, अब बात आती है एरिक्सन ने 8 स्टेजेस बताई अपनी ज़िंदगी की। ठीक है, और इसको जो दूसरा नाम है इसका वो है लाइफ स्पैन थ्योरी। लाइफ स्पैन थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि इन्होंने पूरा जो टाइम पीरियड होता है किसी भी ह्यूमन का, टाइम पीरियड जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक, सारी की सारी 8 स्टेजेस के अंदर बताई हैं। इसलिए इसको लाइफ स्पैन थ्योरी बोला जाता है कि कोई भी जब जन्म लेता है तब वो क्या करना चाहता है, अगर वो नहीं कर पाता तो उसके साथ क्या होता है। जब वो मृत्यु के समय आता है तो वो अपने सारे टाइम पीरियड तूने क्या किया वो सारी बातें सोचता है। अगर वो कंप्लीट नहीं कर पाया अपने जीवन के अंदर तो ये सोचता है कि मैं अधूरा रह गया। अगर पूरा कंप्लीट कर लेता है जो उसका उद्देश्य था तो ये सोचता है कि मैंने सारा काम कर दिया, अब आराम से ऊपर जाऊंगा मैं। ठीक है, ये एरिक्सन की थ्योरी है। और स्टार्टिंग करते हैं, इन्होंने जो स्टेज बताई, ट्रिक बताता हूँ मैं एक। टाई इज, ये ट्रिक है जी हमारी साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी गिवन बाय एरिक्सन। इसकी पावर है 3, मतलब कि ये आएगा, फिर आई 3 बार आएंगे, फिर इज, आई जी ई। ये बात करेंगे। अब कितनी हुई है? 3, ये 4 5 6 7 8 टोटल स्टेजेस हैं, वो सारे यहाँ से हम पढ़ेंगे। पहली जो हमारी स्टेज है वो है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। इन्होंने क्या किया? इन्होंने बताया कि किसी भी एज के अंदर अगर उस व्यक्ति को जो चीज़ प्राप्त करनी होती है अगर वो प्राप्त कर लेता है तो ठीक है, अगर वो नहीं कर पाता तो उसके अपोजिट उसका क्या नुकसान उस व्यक्ति को होता है, वो सारी बातें बताई जी इन्होंने। हिंदी के अंदर इसको बोला जाता है विश्वास वर्सेस अविश्वास। ये चीज़ आप नोट कर सकते हैं, विश्वास वर्सेस अविश्वास। जो एज थी इनकी बर्थ से लेकर और 1.5 साल का जो बच्चा होता है उसको इंक्लूड किया गया ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट स्टेज के अंदर। अब इन्होंने क्या बताया? जो 1.5 साल का बच्चा होता है उसको क्या चाहिए? उसको पीने के लिए दूध चाहिए, लव चाहिए, लिखता हूँ मैं, लव चाहिए, मिल्क चाहिए। अपने पेरेंट्स के साथ वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताना चाहता है। ठीक है, अगर उसको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, अपने पेरेंट्स से उनका प्यार मिल जाता है, उनके अगर अच्छे से संभाल करते हैं, वो बच्चे को क्या लगता है कि सही है, मेरे पेरेंट्स सही हैं। उसके अंदर ट्रस्ट आता है, विश्वास आता है अपने पेरेंट्स के प्रति। अगर ये चीज़ें बच्चे को नहीं मिल पाती हैं तो बच्चे के अंदर अविश्वास आता है, वो सोचता है कि मेरे पेरेंट्स अच्छे नहीं हैं। ये बात बताई जी मिस्ट ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट के अंदर एरिक्सन के द्वारा। जो सेकंड स्टेज है हमारी ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट के बाद, वो है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम।
ऑटोनॉमी वर्सेस शेम। यहाँ पर फिर आता है कि यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा ना वो इनके एक्सप्लेनेशन से नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ एज ग्रुप से पूछा जाता है। पिछला जो एस्टेट था वहाँ भी इसके अंदर से क्वेश्चन आया है, बताऊंगा मैं अभी। एरिक्सन क्राइसिस बोला जाता है, आइडेंटिटी क्राइसिस बोला जाता है, वहाँ से क्वेश्चन आता है पिछली बार। अब पढ़ रहे हैं हम ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, मतलब कि स्वायत्ता वर्सेस शर्म। ठीक है, 1.5 से लेकर 3 साल का बच्चा। ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, इस टाइम पीरियड के अंदर क्या होता है, बच्चे की टॉयलेट ट्रेनिंग होती है। बच्चे को सिखाया जाता है कि किस तरह से आप सुसु पोटी करेंगे। ठीक है, अगर वो बच्चा सीख जाता है जैसे और बच्चे करते हैं, अगर वो बच्चा उसी के तरह करता है, बच्चा सीख जाता है, तो उसको बोलेंगे जी ऑटोनॉमी। बच्चा ये सोचता है कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ, स्वायत्ता उसके अंदर आती है, ऑटोनॉमी आती है कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं औरों से अलग नहीं, मैं सही हूँ, मेरे अंदर कोई डिसेबिलिटी नहीं है। लेकिन अगर बच्चा ये चीज़ नहीं कर पाता है तो बच्चे के अंदर शेम या आप कह सकते हो शर्म की भावना पैदा होती है कि और बच्चे कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मेरे अंदर ऐसी कौन सी डिसेबिलिटी है कि ये चीज़ मैं नहीं कर सकता। यहाँ से उसका नेगेटिव दिमाग होना स्टार्ट हो जाता है। जो आपसे पूछा जाएगा वो यही पूछा जाएगा कि 1.5 से लेकर जो 3 साल का बच्चा होता है उसके अंदर कौन सी स्टेज आती है, तो ऑटोनॉमी वर्सेस सेम की स्टेज आती है जी आपकी। उसके बाद आता है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, यहाँ पर क्या समझेंगे, ये जो हमारी एज होती है ये 3 से लेकर और आपकी 5 साल तक की होती है। इसको बोला जाता है जी प्री स्कूल एज। ठीक है, प्री स्कूल एज भी बोला जाता है और प्ले एज भी इसको बोला जाता है। इसके अंदर क्या होगा कि जब बच्चा प्री स्कूल के अंदर जाता है तो वो इनिशिएटिव लेना चाहता है, वो ये चाहता है कि सब कुछ मैं करूं, मैं दूसरे बच्चे को सिखाऊं, दूसरे बच्चे जैसे मैं कर रहा हूं वैसे करें, मेरी बातें माने। अगर ऐसा हो जाता है कि जो वो काम करना चाहता है वो उसके अंदर सफल हो जाता है तो ठीक है, बढ़िया है। अगर उसके अंदर वो फेल हो जाता है तो बच्चे के अंदर, मन के अंदर गिल्ट आती है कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता। ये हमारा था थर्ड, 3 से लेकर 5 साल का बच्चा। ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हो, कोई जैसे खेल खेलना है तो बच्चा ये चाहेगा सबसे पहले मैं खेलूं। ठीक है, ये भी आपका जो मेन इसके अंदर आता है वो प्ले आता है। ठीक है, प्ले आता है, इसके अंदर टॉयलेट ट्रेनिंग आती है, इसके अंदर लव मिल्क ये चीज़ें आती हैं। एक आई हमारा हो चुका है, आगे बात करेंगे। तीन स्टेजेस के बाद फोर्थ आता है हमारा इंडस्ट्री वर्सेस इनफीरियोरिटी। हिंदी में इसको क्या बोला जाता है और इसकी एज क्या है। लास्ट जो हमने पढ़ा वो 3 से 5 साल था, ये हमारी है 6 से 12 साल, जो कि स्कूल एज मानी जाती है और इंक्लूड होती है हमारी जो लेटर चाइल्डहुड होता है उसके अंदर, है ना। इसको हिंदी के अंदर बोला जाता है श्रम बनाम हीनता। आप नोट कर सकते हो, श्रम बनाम हीनता। स्कूल एज इसके अंदर आ जाती है, स्कूल एज। इसके अंदर क्या होगा, बच्चा अपनी कैपेसिटी देखेगा कि मैं क्या कर सकता हूं, कॉम्पिटेंसी। यहां से डायरेक्ट यही वर्ड आएंगे पेपर के अंदर। इससे क्या समझते हैं आप
कैपेसिटी मतलब कि बच्चा किसी भी फंक्शन के अंदर इंक्लूड होना चाहेगा, ठीक है। अगर वो उसके अंदर सफल हो जाता है तो उसके अंदर इंडस्ट्री की भावना आती है, हाँ मैं सही हूँ। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है तो अपने आप को वो इन्फेरिटी के अंदर समझता है, हीन समझता है। ये चीज़ समझोगे। और इस स्टेज को जो बोला जाता है वो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। इस स्टेज को किस नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है जी एरिक्सन क्राइसिस। एरिक्सन क्राइसिस, जो पीछे वाला स्टेट था लास्ट ईयर, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। एरिक्सन क्राइसिस है, कितने साल के बच्चे के अंदर आता है? तो 6 से लेकर 12 साल का बच्चा एरिक्सन क्राइसिस के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एरिक्सन ने इस स्टेज को माना है, क्योंकि बच्चा इंक्लूड होना चाहता है। अगर वो उसके अंदर कोई भी खेल है, जैसे वो खेलना चाहता है, अगर वो खेल पाता है तो सही है। वो अपने आप को ये समझता है कि मैं कॉम्पिटेंट हूँ, मेरे अंदर कैपेसिटी है कुछ करने की। अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है तो उसके अंदर हीनता की भावना आ जाती है कि मैं ये काम नहीं कर सकता। इसके अंदर याद रखेंगे कॉम्पिटेंसी या कैपेसिटी, ठीक। 2 आई यहाँ पर हमारे इंक्लूड हो चुके हैं। इसके बाद जो आता है वो आइडेंटिटी आता है। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। ये दोनों स्टेजेस मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। एरिक्सन क्राइसिस बोला जाता है और जो ये है इसको बोला जाता है आइडेंटिटी क्राइसिस। आइडेंटिटी क्राइसिस बोला जाता है इस स्टेज को। इसके अंदर किस एज का बच्चा आएगा? तो इसके अंदर आता है हमारा 13 से लेकर 18 साल का बच्चा। 13 से लेकर 18 साल का बच्चा इंक्लूड होगा हमारा आइडेंटिटी क्राइसिस। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन होता क्या है? जो 12 से लेकर 18 की एज होती है, एडोलेसेंस की वो एज होती है, उसके अंदर बच्चा अपने आप को दिखाना चाहता है, मैं हूँ क्या, ठीक है। अपनी आइडेंटिटी पेश करना चाहता है, मैं इतना अच्छा हूँ, ठीक है। कई बार आपने देखा भी होगा जो इस एज के बच्चे होते हैं वो ज़्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं अपने आप को दिखाने के लिए। अगर वो एक्सप्रेस कर पाते हैं अपने आप को, अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं तो सही है, वरना उनके अंदर क्या होता है, कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है कि मैं कुछ कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। ये है हमारा आइडेंटिटी क्राइसिस, रोल कन्फ्यूजन, ठीक है। 5 स्टेजेस हमारी हो चुकी हैं। इसके अंदर आप याद रखेंगे आइडेंटिटी क्राइसिस बोला जाता है इस स्टेज को। जो नेक्स्ट स्टेज है वो हमारी वो है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, ये भी इम्पोर्टेंट है। 18 तक हम पढ़ चुके हैं, ये आप 18 से लगा लो या 19 से, और ये हमारी जाती है जी 40 या 50 तक, ठीक है। इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन की जो स्टेज है ये हमारी 18 से 14 तक जाती है। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर जो मेन काम होता है वो कमिटमेंट का होता है। मैरिज, जो ये एज होती है, एज से आप पता लगा सकते हो कि एज, इस एज का बंदा क्या सोचता है, वो क्या कर सकता है। जो इस एज के व्यक्ति होते हैं वो अपनी मैरिज लाइफ के अंदर इंक्लूड हो जाते हैं और वो कुछ भी कमिटमेंट करते हैं तो वो ये चाहते हैं कि मैं उस कमिटमेंट को पूरा करूं। अगर वो उसको पूरा कर देते हैं तो सही है। वो ये सोचते हैं अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं वो अपने आप को अलग महसूस करते हैं, समाज से अलग महसूस करते हैं। वो ये सोचते हैं अगर मैं अपने परिवार को खुश नहीं रख सकता तो मैं समाज से अलग हूँ, समाज के अंदर मेरा कोई योगदान नहीं है, ठीक है। ये हमारा था इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। 19 से 40 साल की अवस्था के अंदर ये हमारा हाथ आता है। 6 था ये हमारा, ठीक है। जो 7th स्टेज है वो हमारी आती है जी से जेनरेटिव। जेनरेटिव
वर्सेस स्टैग्नेशन। ये क्या होता है? एज की बात करें तो ये हमारी 40 से ऊपर जो एज होती है, 40 से 65, 40 से 65 साल के जो व्यक्ति हैं उनके अंदर यह स्टेज आती है। इसके अंदर व्यक्ति क्या सोचता है? वो ये सोचता है कि मैंने, उसका पेरेंटिंग स्टाइल कैसा है, फैमिली पर फोकस करता है वो, पेरेंटिंग स्टाइल, फैमिली, इनके ऊपर उसका फोकस होता है। ठीक है, वो ये सोचता है, करियर के बारे में सोचता है कि मेरे बच्चों को मुझे क्या बनाना है, ये सारी बातें सोचता है, अपनी फैमिली को खुश कैसे रखा जाए। ये हमारा जनरेटिव वर्सेस स्टैग्नेशन के अंदर होता है। अगर उसके अच्छा करियर खुद का भी बन जाता है, बच्चों का बन जाता है, तो वो ये सोचता है, जनरेटिव मतलब मैंने कुछ अच्छा पैदा किया है, समाज के अंदर मेरा कुछ योगदान है, जनरेटिव। और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो वो अपने आप को रुका हुआ महसूस करता है कि मेरी लाइफ रुक गई है, मेरे बच्चों का करियर अच्छा नहीं हुआ है। तो ये हमारा 40 से 65 साल की उम्र होती है जी। ठीक है, जनरेटिव वर्सेस स्टैग्नेशन। नेक्स्ट है जो हमारी स्टेज और लास्ट है, उसकी बात करेंगे। जो हमारी 8th स्टेज है वो है इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। ये हमारी होती है जी 65 से और डेथ तक। इसलिए इस जो हमारी ये थ्योरी है, इसको लाइफ स्पैन थ्योरी के नाम से जाना जाता है, एरिक्सन की जो थ्योरी है। क्योंकि जैसे हमने पढ़ा 0 साल मतलब कि बर्थ से लेकर ये स्टार्ट हुई थी और एंड तक हम पहुंच गए हैं, डेथ तक, इसलिए इसको लाइफ स्पैन थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। इस स्टेज के जो आदमी होते हैं वो क्या सोचते हैं? इंटीग्रिटी। वो ये 2 टाइप के होते हैं यहाँ पर, फर्स्ट और सेकंड। जो पहली टाइप के होते हैं वो ये सोचते हैं, अगर उन्होंने जो सोचा था लाइफ के अंदर, अगर उन्होंने वो काम कंप्लीट कर दिया, तो वो ये सोचते हैं कि मेरी लाइफ अच्छी है, मैंने जो सोचा था वो कंप्लीट हुआ, मैंने सारे काम कर दिए। अब वो क्या चाहते हैं कि ठीक है, आराम से मैं स्वर्ग सिधार जाऊं। लेकिन सेकंड टाइप के जो लोग होते हैं, फर्स्ट टाइप वाले इंटीग्रिटी के अंदर आगे सारी बातें सोचते हैं, अगर सही है तो सही है, वरना अगर जो सेकंड टाइप के लोग होते हैं वो ये सोचते हैं मैंने कुछ नहीं किया अपनी लाइफ के अंदर, सारा जो उनकी व्यवस्था है वो ख़राब हो चुकी है, तो वो डिसअपेयर, वो ये सोचते हैं कि चलो अब तो कुछ हुआ नहीं, अब तो मरना ही है ना। वो खुश नहीं होते अपनी ज़िंदगी से, तो वो डिसअपेयर के अंदर चले जाते हैं। ये हमारी स्टेजेस थी, 8 स्टेजेस एरिक्सन की। क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा? एक तो नाम से पूछा जाएगा ये थ्योरी किसने दी, एक पूछा जाएगा किस टाइम के अंदर, किस ईयर के अंदर आती है कौन सी स्टेज, ये याद रखेंगे जी। ठीक है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थी वो हमारी एरिक्सन क्राइसिस और आइडेंटिटी क्राइसिस, ये दोनों थी। ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं वो आपकी पहली से और 5वीं जो स्टेज है वहाँ तक पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद कुछ छोटी छोटी थ्योरीज आती हैं, उनकी भी बात करेंगे। और आज जो हमारा ये सोशलाइजेशन चैप्टर है ये हम ख़त्म कर देंगे। लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी। गिवन बाय, ये क्वेश्चन आता है कि ये थ्योरी है जो ये किसने दी, तो बताएंगे जी C.H. कुले। C.H. कुले या कुली के द्वारा दी गई हमारी लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी। इसका मतलब क्या है? ये कोई व्यक्ति है, ठीक है, ग्लास से मतलब होता है शीशा, जो हम सुबह मिरर देखते हैं, ये
सेल्फ का मतलब खुद को, कोई भी व्यक्ति खुद को कैसे देखता है, वो अपने आप को, शिष्य का मतलब है यहाँ समाज, ये समाज है। वो ये सोचता है कि समाज वाले मुझे क्या सोचते हैं, मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मैं कैसा व्यक्ति हूँ। ये सारी बातें बताई जी C.H. कुले ने। थ्योरी का नाम था लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी। यहाँ से यही क्वेश्चन आता है, ये थ्योरी किसने दी, तो C.H. कुले के द्वारा ये थ्योरी दी गई। ठीक है, जिसके अंदर व्यक्ति सोचता है कि समाज के अंदर मेरी इमेज क्या है, बस यही बात थी इस थ्योरी के अंदर। नेक्स्ट है जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी बता देता हूँ, यहाँ से सिर्फ यही पूछेगा ये थ्योरी किसने दी, आई एंड मी। ये थ्योरी किसने दी, तो बताएंगे जी G.H. मेड के द्वारा दी गई आई एंड मी थ्योरी। एक और छोटी सी बातें हैं, पेरेंटिंग स्टाइल के बारे में बात करेंगे। इसके अंदर क्या पढ़ेंगे, 4 टाइप्स का पेरेंटिंग स्टाइल होता है कि बच्चे को किस तरह से पाला जाता है, किस तरह के पेरेंट्स होते हैं, और सबसे बढ़िया कौन सा स्टाइल है, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा गया है। एक होता है हमारा अथॉरिटेटिव, ठीक, दूसरा होता है अथोरियन, ठीक। इनके बारे में पढ़ेंगे किस टाइप का पेरेंटिंग स्टाइल सबसे बढ़िया होता है। एक होता है पैसिव, जो फोर्थ है वो है नेग्लेक्टफुल। इन चीज़ों को नोट करो और अब आगे बढ़ेंगे जी। जो सबसे बढ़िया पेरेंटिंग स्टाइल होता है वो ये होता है अथॉरिटेटिव, जिसके अंदर पेरेंट्स का बच्चे के ऊपर कंट्रोल भी होता है और वो केयर भी करते हैं। सबसे बढ़िया पूछा गया था ये जो लास्ट ईयर एस्टेट था कि सबसे जो बढ़िया पेरेंटिंग स्टाइल है वो कौन सा है, तो अथॉरिटेटिव है, जिसके अंदर बच्चे के ऊपर कंट्रोल भी होता है और उसकी केयर भी की जाती है। नेक्स्ट है हमारा अथोरियन या फिर अथॉरिटेरियन भी इसको बोला जाता है। इसके अंदर क्या होता है, बच्चे के ऊपर कंट्रोल तो होता है, कंट्रोल तो बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जो केयर है बच्चे की संभाल नहीं की जाती, सिर्फ उसके ऊपर दबाव बनाया जाता है। लेकिन इसके अंदर कंट्रोल भी था और बच्चे की संभाल भी की जाती थी, केयर भी किया जाता था। इसलिए सबसे जो बढ़िया है वो अथॉरिटेटिव जो पेरेंटिंग स्टाइल है ये होता है कि बच्चे के ऊपर कंट्रोल भी होना चाहिए और उसका केयर भी करना चाहिए। जो पैसिव टाइप का है, पैसिव टाइप के अंदर क्या होगा, कंट्रोल कम होगा, कंट्रोल कम होगा और जो केयर है वो ज़्यादा होगा। इस टाइप के जो बच्चे हैं वो समाज के अंदर बड़े होकर बिगड़ जाते हैं, ऐसे बोला जाता है, ठीक है। क्योंकि बच्चे के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते पेरेंट्स, सिर्फ उनको अपना जो लाड प्यार होता है वो देते हैं, केयर ज़्यादा करते हैं और उनके ऊपर कंट्रोल नहीं होता है। बाद के अंदर ये बच्चे अपने पेरेंट्स के लिए ही मुसीबत बन जाते हैं। तो ये पैसिव पेरेंटिंग स्टाइल होता है। एक होता है नेग्लेक्टफुल, जिसके अंदर पेरेंट्स क्या करेंगे, ना तो बच्चे के ऊपर कंट्रोल है और ना ही केयर करते। ये सबसे बढ़िया है ना कंट्रोल ना केयर, जन्म दे दिया अपना काम करो भाई। ये है हमारे नेग्लेक्टफुल कि अब हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तुम कुछ भी करो, ना उनके ऊपर केयर है ना उनके ऊपर कंट्रोल है। ये सबसे लास्ट थी जो हमारी नेग्लेक्टफुल। सबसे बढ़िया है जो अथॉरिटेटिव, ठीक है। आज हमने 4 तो थ्योरी पढ़ी, 2 तो ये हमारी थी लुकिंग ग्लास थ्योरी और एक मेड के द्वारा दी गई आई एंड मी थ्योरी।
एरिक्सन की थ्योरी पढ़ी है हमने, जिसको साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी के नाम से जाना गया। एक साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी पढ़ी हमने, ठीक है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट था आज का हमारा चैप्टर। यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे किसी भी एग्ज़ाम के अंदर। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद। थैंक यू।